आज हम बात करते हैं ऑफेंसेस। जब कभी भी कोई अपराध हो जाता है तो उसके दंड के लिए तो अपराधी को तैयार ही रहना चाहिए। आपकी राय में मैं समझता हूं कि आपकी राय और मेरी राय से मेल खाती होगी। अगर हमारा किसी से कभी कोई झगड़ा यानी कि डिस्प्यूट हो जाता है तो उसके तहत हमारे मतभेद हो जाते हैं और धीरे धीरे ये मतभेद बढ़ते बढ़ते एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि जिसको हम कहते हैं कि भाई अब हद हो गई, सीमा यानी कि पार हो गई। और जब सीमा पार हो जाती है तो हमारे अंदर एक भावना पैदा होती है और वो भावना होती है प्रतिशोध की, यानी कि बदला लेने की। तो दोस्तों, एक व्यक्ति जब प्रतिशोध की सीमा में आ जाता है तो उसके खून के अंदर इतना उबाल पैदा होता है कि वो कार्यवाही करने पर आमादा हो जाता है। और इस कार्यवाही पर जब आमादा हो जाता है तो वह अपने घर में जिसको वो पूज्य और बड़ा समझता है उससे राय लेना शुरू कर देता है। और मोहल्ले पड़ोस में कोई उसको ये नज़र आता है कि भाई अमुक व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा और क्वालिफाइड है उससे राय लेता है। और जब ये सीमा भी पार हो जाती है और वो अपने मन में ये ठान लेता है कि अब मुझे कार्रवाई करनी चाहिए, तो सबसे पहले ध्यान जाता है कि क्यों ना मैं अमुक व्यक्ति के विरुद्ध थाने में जाकर के कार्रवाई शुरू कर दूं। तो जिस व्यक्ति ने ये ठान लिया तो दोस्तों वो थाने भी जरूर जाएगा। हाँ, अब हम थाने की बात करते हैं। एक व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर थाने में आता है और सर्वप्रथम उसकी भेंट जो होती है वो ड्यूटी ऑफिसर से होती है जो कि काउंटर पर बैठा होता है। आप अपनी शिकायत के बारे में बात करते हैं तो सर्वप्रथम वो आपसे यही कहेगा कि भाई जो भी आपकी शिकायत है आप लिख कर लाइए। लिख कर लाने के मतलब ये होता है कि आप जिस अवस्था में हैं उस अवस्था को आप कागज के ऊपर उसको मेंशन करना है आपने। उस अवस्था को ही वो ड्यूटी ऑफिसर पढ़ेगा। उस पढ़ने के बाद ड्यूटी ऑफिसर ये तय करेगा कि ये ऑफेंस हमारे लिए कॉग्निजेबल है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों, पुलिस कार्रवाई तभी होती है जबकि कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, यानी कि जो अपराध आप उसको रिपोर्ट कर रहे हैं वो अपराध संज्ञेय अपराधों की श्रृंखला में आता है या नहीं आता है। तो अगर वो अपराध संज्ञेय श्रृंखला में आता है तो सबसे पहले वो आपकी प्राथमिकी दर्ज करता है। उस प्राथमिकी को हम प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट FIR के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों, FIR तो इसका रहा एक पहलू। हम दूसरे पहलू की बात करते हैं। फर्ज करो आपको ड्यूटी ऑफिसर ने कहा कि अमुक शिकायत आपने जो दर्ज की है उसके तहत कोई अपराध फौजदारी के अंतर्गत नहीं बनता, इसलिए पुलिस इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेगी। और आपको वो हिदायत देता है कि भाई साहब आप जाइए और आप अपने वकील से संपर्क करिए। अब आता है वकील साहब का रोल। तो क्योंकि वकील साहब का रोल एक ऐसा रोल होता है कि जो बहुत टेक्निकल है, तो अगर वो मुकदमा पुलिस वालों ने मना कर दिया तो आप वकील साहब के पास आ गए और वकील साहब से जब आप राय लोगे तो वो राय जो होगी वो कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिन पे वकील साहब को सर्वप्रथम विचार करना है। जैसे
सबसे पहले मुकदमे की वैल्यू क्या है, उस मुकदमे पर लगने वाली कोर्ट फीस यानी कि स्टैम्प पेपर्स जो हम पहले खरीदते हैं, और उस वैल्यू के स्टैम्प पेपर्स की खरीद करने के बाद ही हमारा मुकदमा टाइप होता है फाइल करने के लिए। तो इसके अलावा वो आपका जो डिस्प्यूट है, आपका जो झगड़ा है, आपका जो दीवानी मुकदमा है, वो किस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, यानी कि ज्यूरिसडिक्शन हम उसको कहते हैं। इसके अलावा वो मुकदमा किस जिले से संपर्क रखता है, उसको कहते हैं, किस जिले से संबंध रखता है। और सबसे अधिक रिलेवेंट जो चीज़ आती है वो आती है मुकदमे की विषय वस्तु। मुकदमे की विषय वस्तु का मतलब यहाँ सब्जेक्ट मैटर है, जैसे किसी का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है और वो प्रॉपर्टी जिस किसी इलाके में सिचुएटेड होती है वहीं उसका मुकदमा डाला जा सकता है। ये सब टेक्निकल ग्राउंड्स वकील को मुकदमा डालने से पहले ही सोचनी पड़ती हैं और अमल में लानी पड़ती हैं। उसके अनुसार ही वकील साहब आपको अपनी फीस, अपना प्रयास और मुकदमे में कामयाबी कितनी मिलेगी, सब कुछ आपको वो डिस्क्लोज कर देते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हम पुलिस एफआईआर की बात करते हैं, तो पुलिस एफआईआर के दौरान सिर्फ उन्हीं अपराधों का संज्ञान लेती है जो कि सूचीबद्ध हैं, जो कि संज्ञेय अपराधों यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंसों की श्रृंखला में आते हैं, यानी कि इंडियन पीनल कोड 1860 या क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के मुताबिक जो भी ऑफेंसेस उसमें सूचीबद्ध हैं यानी कि कोडिफाइड हैं, उनके मुताबिक ही पुलिस को चलना है। उसके तहत ही उनके मुकदमे की कार्रवाई उनको करनी है। तो एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस दूसरी पार्टी को नोटिस भेजती है, उसकी अपीयरेंस यानी कि पर्सनल प्रेजेंस उसकी सिक्योर करने के लिए उस जो शिकायत में तथ्य लिखे गए हैं उनकी इंक्वायरी करने के लिए दूसरी पार्टी को नोटिस दिया जाता है कि अमुक स्थान पर अमुक डेट और इतने बजे आपको थाने पहुंचकर मिस्टर सो एंड सो यानी कि वो जो भी आपको सुनवाई करेगा उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, उसको मुकदमे का आईओ डिप्यूट किया जाता है, उसको उस मुकदमा सुनने के लिए ऑथराइज किया जाता है। वही आईओ आपका पूरा मुकदमा बना करके कोर्ट में पेश करता है। अब कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें कि 7 वर्ष से अधिक के कठोर कारावास है या 7 वर्ष से अधिक की सजा है, या ऐसे अपराधी जो पिछले मुकदमों के तहत भगोड़े साबित हो गए हैं यानी कि उनको कहते हैं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। और इसके अलावा एफआईआर होने लायक ऐसे मुकदमे आते हैं जिसमें अपराधी से कोई चोरी का सामान बरामद हो गया हो। तो ऐसे मुकदमों में पुलिस ऑफिसर को आपको डायरेक्टली अरेस्ट करने की पावर है। पुलिस ऑफिसर आपको कस्टडी में ले सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि जब कस्टडी में ले लिया तो पुलिस के ऊपर क्या क्या दायित्व हैं। सर्वप्रथम आपका अरेस्ट मेमो तैयार किया जाता है। उस गिरफ्तारी पत्र में सबसे पहले एक विटनेस जो कि आपका घर का फैमिली मेंबर होगा या सामाजिक होगा या समाज में एक विशिष्ट स्थान रखता होगा, उसका विटनेस बनाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो पुलिस तैयार करती है वो सीजर मीमो करती है। जैसे कि किसी अपराधी को अगर पुलिस पकड़ती है तो उसकी पर्सनल सर्च को देखा जाता है कि उस व्यक्ति के पास क्या क्या आर्टिकल्स हैं। मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो आदमी अरेस्ट होता है उसके वियरिंग अपीयरेंस, पहनने के वस्त्र इत्यादि पुलिस सीजर मेमो में नहीं लेती, पर सर्च के दौरान नहीं उतरवाती। इसके अलावा सभी चीज़ों को पर्सनल सर्च के अंदर पुलिस लेकर के उसका एक सीजर मेमो तैयार किया जाता है और उस सीजर मेमो के तहत वो सारा का सारा सामान
सेफ कस्टडी में रख दिया जाता है। और जब मुकदमा ख़त्म होता है तो वही एप्लीकेशन आप लगाते हैं कि अमुक दिन मेरे को गिरफ्तार किया गया था और मेरा सामान थाने में माल खाने में मौजूद है, कृपया करके मुझे वापस दिया जाए। तो वो सामान आपको एज इट इज़ वापस दे दिया जाता है। हाँ, एक बात महत्वपूर्ण है कि जब भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो एक ख्याल आपको रखना है, एक ध्यान आपको जरूर रखना है कि आपके अरेस्ट के 24 आवर्स के अंदर वो पुलिस आपको नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट के यहाँ प्रोड्यूस करेगी। अगर पुलिस 24 आवर्स में प्रोड्यूस नहीं करती किसी अपराधी को तो पुलिस के ऊपर एक्शनेबल है और आप कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आप इस बात का सबूत दें कि पुलिस ने आपको 24 घंटे से ज़्यादा आपको डिटेन किया है। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा? आज यहीं तक बात करेंगे, फिर समय मिलेगा तो करेंगे। समय मिलते अगर किसी बात की कमी रह गई हो या किसी आपको हेल्प की ज़रूरत हो तो दोस्तों मैं हर समय अवेलेबल हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 9810016350, यानी कि 9810016350। तो दोस्तों मैं बता दूं कि अधिकतर मेरा प्रैक्टिस का स्थान दिल्ली कोर्ट्स है, दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, क्योंकि दिल्ली को 11 डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 6 डिस्ट्रिक्ट्स में कोर्ट आई हैं, बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में भी कोर्ट आ जाएंगी। काम बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, कभी कभी दिल्ली से बाहर जाने का भी मौका मिलता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इसी तरह आपकी सेवा करता रहूँगा। लेकिन दोस्तों सिर्फ आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि मेरा अगला वॉल्यूम जो आता है वो आप तक जरूर पहुँच सके। धन्यवाद।